न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली में उबर कंपनी की टैक्सी में रेप की घटना के बाद राजधानी में चल रही हजारों टैक्सियों पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, आजकल तो हर जगह इन रेडियो टैक्सियों और ऑनलाइन बुकिंग वाली कैब्स का चलन है, तो फिर इनमें ऐसी घटना कैसे हो सकती है? और अगर एक ऐसी घटना उबर कंपनी की टैक्सी में सामने आई है, तो क्या पूरी सर्विस को ही बंद कर देना सही है? क्या टैक्सी सर्विस को बंद करने से ये रेप रुक जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में पुलिस के मुखिया, केंद्र में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उबर टैक्सी सर्विस को बैन कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस फैसले से सहमत नहीं है। गडकरी ने अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा, ऐसे तो आपको रेल, मेट्रो, बसें सब बंद करना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार के अंदर ही सबसे ऊंचे स्तर पर ऐसी बहस चल रही है, तो समझ लीजिए यह विषय कितना संवेदनशील और पेचीदा है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंटरनेट बेस्ड टैक्सी पर बैन लगाने से रुक जाएंगे बलात्कार? टैक्सी बैन मामले में मोदी सरकार में ही क्यों उभरा मतभेद? और उबर टैक्सी रेप मामले में जिम्मेदार लोगों पर पूरी कार्रवाई कब? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है। इंटरनेट सर्विसेज वाली टैक्सियों को कागज पर बैन कर दिया गया है, लेकिन सच ये है कि ऐसी टैक्सियों की बुकिंग अब भी हो रही है और अफसोस ये कि इन्हें रोकने का कोई मुकम्मल तंत्र फिलहाल नहीं दिख रहा। अब सवाल ये कि 5 दिसंबर के रेप का जिम्मेदार क्या सिर्फ वो ड्राइवर है? क्या पूरे सिस्टम ने हमारी भावनाओं और भरोसे के साथ बलात्कार नहीं किया? क्या हुआ उन अफसरों का जिन्होंने उबेर कैब कंपनी को हवाई तरीके से इस देश में अपनी मनमानी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया? क्या सिर्फ टैक्सी सर्विस पर बैन लगा देने भर से रुक जाएंगे रेप? और इस बैन की मुखालफत करने वाले माननीयों के पास क्या इन सुलगते सवालों का कोई जवाब है? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंटरनेट बेस्ड टैक्सी पर बैन लगाने से रुक जाएंगे बलात्कार? और टैक्सी बैन मामले में मोदी सरकार में क्यों उभर आए हैं मतभेद? बहस करने के लिए बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा, कांग्रेस से शोभा ओझा, आम आदमी पार्टी से ऋचा पांडे मिश्रा और साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल मेरे साथ हैं। और यहां स्टूडियो में संजय सम्राट भी बैठे हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट एसोसिएशन के। आप सभी का स्वागत है। जीवीएल, पहला सवाल आप ही से होगा। ये कैसा फैसला है जीवीएल नरसिम्हा राव? राजनाथ सिंह ने इंटरनेट बेस्ड टैक्सी सर्विस को बैन कर दिया और आप ही के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहे हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बेतुका फैसला है। अगर ऐसा हुआ तो बस, मेट्रो, रेल सब बंद करना पड़ेगा। इतना बेतुका फैसला आप ही के मंत्री के हिसाब से आपने क्यों लिया है जीवीएल? मानक जी, इसको जिस प्रकार पेश किया जा रहा है, बात वैसी नहीं है। और ये जो बैन है, ये तब तक बैन है जब तक वो ये सारे सर्विसेज रेगुलेट नहीं किए जाएंगे, जब तक ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर जो लोकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ जो लाइसेंस दिया जाता है, वो लाइसेंस मिलने तक ही है। ऐसा नहीं है कि पूरे समय के लिए, फ्यूचर के लिए सारा सर्विसेज बैन किया हो। इसलिए मैं समझता हूं जो राजनाथ जी कह रहे हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहे हैं नितिन गडकरी जी, उसमें दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये बैन का मतलब सारे टैक्सी सर्विसेज को बैन नहीं किया गया। अच्छा, मैं एक्चुअली चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये स्पष्टीकरण दे। ये सिर्फ वेब बेस्ड सर्विसेज पर ही इस प्रकार की रोक है, जब तक वो पूरे लाइसेंसिंग अपने साथ ना करें। सर, मैं ये कह रहा हूं जीवीएल से नहीं चल रही है। नहीं, जीवीएल कांग्रेस पार्टी हर बात में राजनीति देखती है। क्या ये 6 महीने से नहीं चल रहे हैं? अरे जीवीएल कांग्रेस का जवाब सुनिए, एक सेकंड, कांग्रेस की प्रवक्ता भी दे। जीवीएल एक सेकंड रुक जाइए, कांग्रेस पे आ रहा हूं एक सेकंड में, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं आप ही के 2 बड़े मंत्रियों की अलग अलग राय पर। सरकार फैसला लेती है कि इनको बैन कर देना चाहिए। गडकरी जी का स्टेटमेंट आप कहें तो मैं फिर से सुना देता हूं। उन्होंने कहा ऐसे तो रेल भी बंद करना पड़ेगा, मेट्रो भी बंद करना पड़ेगा, बसें भी बंद करना पड़ेगा। जाहिर है वो कटाक्ष कर रहे थे इस फैसले पर, वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हम बताएं अपने चैनल से। आपकी सरकार के अंदर मतभेद है तो सरकार को साफ करना चाहिए। बयान नहीं सुना रहे मानक जी, नहीं, आप उनके पूरे बयान नहीं सुना रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कहा वो सेंटेंस वो भी बता दीजिए। उन्होंने यही कहा है कि सबको रेगुलेशन के माध्यम से, बैन कोई सोल्यूशन नहीं है, ये रेगुलेशन के माध्यम से सर्विसेज को चलाना चाहिए। और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, उनकी एडवाइजरी क्या है स्टेट्स को, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो वो भी ये कह रहे हैं अभी फिलहाल इसको रोक लीजिए
और रेगुलेशन के बाद इसको दोबारा चालू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक और सवाल पूछ रहा हूं आपसे। इसमें कहीं भी विरोधाभास है। ठीक है, चलिए ठीक है, विरोधाभास, चलिए ठीक है, मान लिया टेम्परेरी बैन है, जब तक वो लोग अपने कामकाज को सुधार ना लें और जैसे चलना चाहिए नियमों के हिसाब से वैसे ना चलें। चलिए ठीक है, लेकिन एक और सवाल है जीवीएल, 6 महीने हो गए आपकी सरकार को आए हुए, 6 महीने से आपकी केंद्र सरकार दिल्ली का प्रशासन चला रही है। आपको नहीं पता था कि ऐसी ऐसी कंपनियां यहां पर टैक्सी सर्विस चला रही हैं जो इतने कानून तोड़ रही हैं, आपकी नाक के नीचे जीवीएल, पता ही नहीं चला सरकार को। ऐसी सर्विसेज जो कि एक शहर में 3 एम्प्लॉय रखती हैं, सिर्फ 3 एम्प्लॉय, कोई ऑफिस नहीं होता है उनका। अगर आप उन्हें पकड़ना चाहें, दिल्ली पुलिस ने कैसे पकड़ा है, इनका ऑफिस कैसे ढूंढा है जीवीएल आप कहें तो फिर से मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश की, इनका इस कंपनी का ऑफिस नहीं मिला। ऐप पे जाके इंटरनेट से एक टैक्सी बुक की, वो टैक्सी आई, तब उस टैक्सी में बैठ के वहां पर गए उनका ऑफिस पता करने के लिए में गए। ऐसी कंपनियां आपकी नाक के नीचे दिल्ली में चल रही थी जीवीएल 6 महीने से, आपको बिल्कुल पता नहीं चला। यस, ये 6 महीने से नहीं, कई सालों से चल रहे हैं। ये जब तक ऐसा कोई घटना नहीं घटती है, इस तरह की जानकारियां नहीं मिलती है, बट बिल्कुल इस तरह की जानकारी लोकल स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए था और इस पर कार्रवाई होना चाहिए था, मैं मानता हूं। लेकिन ये कई सालों से चल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी कमी है। ठीक है, इस तरह का वेब बेस्ड सर्विसेज के लिए कोई अलग ठीक है, शोभा ओझा, कोई प्रोविजन नहीं था। शोभा ओझा, ठीक है, जो घटना घटी है, ये सबका जो आंखें खुल गई है। ठीक है, शोभा ओझा, अगस्त 2013 में ये सर्विस शुरू हुई थी, उबर टैक्सी सर्विस इंडिया में। उस समय आप ही की सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, दिल्ली में भी आपकी सरकार थी। बड़ा आसान है अब आपके लिए, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं, बीजेपी को निशाना बनाना। लेकिन आपकी भी सरकार थी उस दौरान जब ये टैक्सी शुरू हुई, फली फूली, और अब सारे नियमों को ताक पर रखकर ये अभी भी चल रही है। शोभा ओझा, देखिए, जहां तक टैक्सी सर्विसेज कब चालू हुई, कैसे चालू हुई, उस पे न जाके सीधे मैं मुद्दे पे आऊंगी कि जो अभी ये रेप केस हुआ है, कार में चलती कार में हुआ, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर जो कि ऑलरेडी पहले रेप केस में इन्वॉल्व था, एक रेप कर चुका था, पुनः उसने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया, फोर्ज किया, जो भी किया, पुनः एक महिला के साथ चलती गाड़ी में रेप किया। कुल मिलाके जो 2012 में निर्भया के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने शोर मचाया था, हंगामा मचाया था, बार बार मोदी जी कहते सुनाई दिए थे कि निर्भया को याद करके वोट डालिएगा, और उन्होंने बड़े बुलंद नारे दिए थे, बहुत हो गया महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, तमाम चीजें उन्होंने इसको बड़ा एक मुद्दा, महिला अत्याचार और रेप को एक बड़ा मुद्दा बना के ये जो सत्ता में आए थे। अब 6 महीने में क्या हुआ? 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या बदल दिया? 6 महीने में अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो दिल्ली में 1225 के ऊपर रेप हुए हैं, हर रोज 4 रेप होते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है, और 15% आपका पॉइंट क्लियर है दिल्ली में। ठीक है, इनके नाक के नीचे बढ़ गया है। ठीक है, प्रामाणिक कोई जानकारी नहीं है। चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री, आंकड़े बताने से पहले आप सोर्स बताइए, आप इस तरह के गलत आंकड़े प्रस्तुत मत कीजिए। तो कुल मिला के संवेदनशीलता इनकी क्या है? ठीक है, शोभा ओझा, पॉइंट क्लियर है आपका। जीवीएल जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड, आप कहीं से भी आंकड़े उठा, एक सेकंड, जीवीएल एक सेकंड, जीवीएल कहाँ रहे? शोभा जी एक सेकंड, जीवीएल एक सेकंड, जीवीएल पॉइंट ये नहीं है आंकड़े क्या है, पॉइंट शोभा जी ये कह रही हैं जब निर्भया कांड हुआ था आपने उसे जबरदस्त मुद्दा बनाया था, खूब बुलाया था आपने। अब जब इस कांड के बाद विरोधी पार्टियां आप पर निशाना साध रही हैं, आप कह रही है राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपने भी तो यही किया था। आप देखिए मानक जी, ये बात, उसके बाद भी 1.5 साल तक कांग्रेस राज करती रही और आम आदमी पार्टी भी सत्ता में उसी दौरान आई। आज बड़े बड़े बात कहती है आम आदमी पार्टी। क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता है? बहुत बढ़िया, तो आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक सेकंड, पार्टी ने 1.5 साल, ठीक है, ऋचा जी जवाब दे रही है, 1.5 साल क्या किया? ऋचा जी बैठी आम आदमी पार्टी से जवाब दे रही है जीवीएल, एक सेकंड। ऋचा जी आपकी भी सरकार थी, आपने क्या किया था बताइए? आपकी 49 दिन की सरकार में भी ये टैक्सी सर्विस ऐसे ही सारे कानून तोड़ के चल रही थी। अगर ये घटना उस दौरान हो जाती तब जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती। पार्टी जब 49 दिनों की हमारी जो सरकार थी, उस दौरान जो एक घटना हुई थी,
उस घटना से हमारे अरविंद केजरीवाल और हमारे सारे वॉलंटियर फोर्स इसी दिसंबर के महीने में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कनॉट प्लेस में रेल भवन के सामने धरना दे रहे थे। ये हमने एक्शन लिया था। कल भी पूरे दिन हमारे वॉलंटियर्स गृह मंत्रालय के मंत्री के घर के सामने पूछ रहे थे। वो ये कह रहे हैं आपकी सरकार थी जब ये टैक्सी सर्विस चल रही थी उस दौरान। आज की सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि एंड टू एंड हर चीज ठीक कर देगी। आपको शर्म आनी चाहिए कि 6 महीने से आप हैं और निर्भया का जो 1000 करोड़ का फंड है, ना ओझा जी ना शोभा ओझा जी की पार्टी ना आपकी पार्टी ने कुछ भी 1000 करोड़ का डिस्बर्समेंट नहीं हुआ, कमाल किया नहीं लॉन्च की गई है। तो एक बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। एक सेकंड जी, आपको जिम्मेदारी क्यों नहीं लेनी? आप सवाल से आपने सरकार चलाई है, आप बिजली पानी का सारा क्रेडिट लेते हैं। उस दौरान आपने ये किया, बिजली का दाम घटाया, पानी का दाम घटाया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तो इसकी जिम्मेदारी भी लीजिए। अगर आप मान रहे हैं कि हमने इतनी सारी चीजें 4 दिनों में की है, हम करते, आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। मेरा पॉइंट सुन लीजिए। आप कह रही है 6 महीने से बीजेपी ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, आप कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया महिला सुरक्षा के लिए, तो उन 50 दिन के लिए आपने भी कुछ नहीं किया, ये भी जिम्मेदारी ले लीजिए। किया हमने महिला कमांडो फोर्स बनाई। ये टैक्सी सर्विस तो तब भी चल रही थी। अगर एक घटना उस दौरान हो जाती तो। मंत्री ने महिलाओं को रात को जाके, शोभा जी रिचर्ड जी, आपके मंत्री ने रात को जाके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, ये आपने किया, ये आपकी उपलब्धि है। अगर हमारी उपलब्धि है और अगर कोर्ट में प्रूफ होता है तो हमारे मंत्री के अगेंस्ट जो एक्शन होगा हम उसे लेने को तैयार हैं। परंतु जो आपके अब ये डबल स्टैंडर्ड हो गया आपके। नहीं, बिल्कुल चार्जशीटेड है सोमनाथ भारती, उसी मामले में चार्जशीटेड है, हम उसको तैयार है लेने के लिए। हम कह रहे चार्जशीटेड है, आप कह रहे कन्विक्ट हो जाएंगे तब एक्शन लेंगे। हमारे रेप केसेस हुए, जरा गिनाइए आप। मैडम आप अपने देखिए केसेस जब आप 45 में हुए, जब आप सत्ता में थे दिल्ली में कनॉट प्लेस पे जी, दानिश महिला का रेप केस हुआ था, इसी के लिए अरविंद केजरीवाल कड़कती ठंड में बाहर बैठे थे। ये कोई मीडिया का ये कोई दिखावा नहीं था, एक्चुअली बैठे थे। कल भी रेप केस के बाद आम आदमी पार्टी के ही वॉलंटियर सड़क पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने जो अगले चुनाव के लिए मुद्दा बनाया उसमें हमारा सेफ्टी पहला मुद्दा है। गृह मंत्रालय ये कह रहे हैं कि भाई हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा ठीक है, आरोप चलता रहा। 50 दिन में क्या किया ये बताइए। रिएक्शन दीजिए मत, हॉलिस्टिक थिंकिंग प्लानिंग के साथ आइए। सिर्फ ये कहने से कि नारी को आप ये देंगे वो देंगे उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि आपको एंड टू एंड प्लानिंग ही नहीं आती है। बीजेपी ने सारा मैनिफेस्टो यूपीए 3 का यूपीए 2, एक तरह से ये यूपीए 3 ही चल रहा है। अच्छा, तो आपने सारा कॉपी किया। अब आप जब नीजर रिएक्शन राजनाथ सिंह दे रहे हैं तो गडकरी जी कह रहे हैं नहीं, तो आप अपने सिस्टम को पहले चेक कीजिए। आम आदमी पार्टी जो करती है, अगर एक पीस उठाती है तो उसे परफेक्शन के साथ करती है। 49 डेज में हमने जो किया है आपने 12 साल में नहीं किया। चलिए ठीक है, ये आपका दावा है और हमारा दावा है, ये आपने भी कहा, आपने माना कभी कहा? मैंने कहा आप दावा करते हैं, ये मैंने नहीं कहा। अरे मेरे मुंह में शब्द मत डालिए रिचर्ड। नहीं मैंने नहीं कहा। मैं कहता हूँ 49 दिन के लिए आप क्रेडिट लेते हैं, आप दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ, आप कहते हैं बिजली कम कर दिया, दाम कम कर दिया, पानी का दाम कम कर दिया, तो फिर इन 49 दिनों में ये टैक्सी सर्विस क्यों चल रही थी सारे कानून तोड़ के? ट्रांसपोर्ट विभाग आप ही की सरकार में था, तब आप क्या कर रहे थे? मैं ये कह रहा था। पवन दुग्गल जी भी मेरे साथ, एक सेकंड में आ रहा हूं संजय जी। पवन दुग्गल जी स्वागत है आपका। पवन दुग्गल जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है आम आदमी पार्टी के। अच्छा एक सेकंड जी भैया, एक सेकंड। पवन दुग्गल जी, पवन जी अब समझ में आ रहा है, पवन जी अब समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, छोटी होती जा रही है, इंटरनेट से जुड़ती जा रही है, कितना बड़ा गंभीर खतरा हमारे लिए खड़ा हो गया और हम लोग हिंदुस्तान में कितने अनप्रिपेयर्ड हैं पवन जी इससे डील करने के लिए। पवन जी तक आवाज नहीं जा रही है। अरे संजय जी आप बताइए जरा। हाँ जी संजय जी, ये आप तो खैर रेडियो टैक्सी और इंटरनेट टैक्सी आपके इस एसोसिएशन में नहीं आती। नहीं आती। आप तो डीएलवाई और जो वैसी टैक्सियां चलती हैं टैक्सी आती है, हाँ जी, आप उसकी एसोसिएशन से आते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए जरा, सारे कानून तोड़ के ये टैक्सी सर्विस कैसे चल रही थी और आपको भी पता नहीं चला? सर कई मसलों का आपके विरोधी हैं, आपका बिजनेस खा रहे हैं। हम तो ये कि जब मंत्रालय को पता नहीं लगता, हिंदुस्तान का बड़े दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो मंत्री बनाए जाते हैं, कोई डॉक्टर होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया जाता है जिसको एबीसीडी नहीं पता होती, कोई इंजीनियर होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो हम तो एक आम आदमी है ना, हम तो बहुत नॉर्मल आदमी। कैसे चल रहे थे ये सारे कानून तोड़ के ये सर्विस? इसके बावजूद भी जब हमें हमारी नॉलेज में आई ये बात, हमने कंप्लेंट करी, इस बात की प्रशासन को कंप्लेंट करी,
क्या कंप्लेंट किया आपने? हमने कंप्लेंट करी कि कुछ जो टैक्सी कंपनी वाले हैं वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि अब रेडियो टैक्सी के नाम पे वो रेडियो टैक्सी का शो कर रहे हैं कि रेडियो टैक्सी चला रहे हैं, जबकि वो रेडियो टैक्सी में पंजीकृत नहीं है। आप इनके खिलाफ कब की आपने शिकायत? ये हमने 11 नवंबर को करी, 11 नवंबर विभाग को हमने 11 नवंबर, करीब 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अब हमारा काम तो है ना कंप्लेंट करना। आपको भी 1.25 साल भनक नहीं लगी कि ये सब चल रहा है? देखिए कई मसलों की हमें क्या पता लगेगी। देखो हर आदमी को अपने काम से काम होता है, लेकिन जब हमारी नॉलेज में आई कम से कम हमने 1 महीना पहले तो उसको रिपोर्ट करी है ना। अच्छा, एक चीज और बताइए संजय जी, एक चीज और बताइए। आपकी तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है कि रेडियो टैक्सी सेफ नहीं है। आप बोलते हैं कभी नहीं कहा रेडियो टैक्सी सेफ नहीं है। नहीं, हमने आप बोलते हैं कि हमारी टैक्सियां सेफ है। नहीं, बिल्कुल गलत। हम कह रहे हैं रेडियो टैक्सी सेफ है, रेडियो टैक्सी चल रही है, अभी तक उसमें कोई गलती नहीं है। ये तो रेडियो टैक्सी में भी नहीं आती थी, किसी टैक्सी में ही नहीं आती थी। ये तो कॉल सेंटर भी नहीं है। इसको क्या कहा? वैसे हैरानी की बात हैरानी हो रही है संजय जी, मुझे भी हैरानी हो रही है। नितिन गडकरी जी के बयान पे राजनाथ सिंह जी का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने दिल्ली में बैन करा है। मैं तो कहूंगा इसको हिंदुस्तान में बैन कर देना चाहिए कि किस बेस पे ना उसमें गाड़ी है, न टैक्सी है, न परमिट है, कुछ नहीं है। एक सेकंड संजय जी, कॉल सेंटर के नाम पर करोड़ों रुपए कमा रही है वो। संजय जी, लेकिन ये भी आपको सोचना चाहिए और आपको जवाब देना पड़ेगा कि 11 नवंबर को आपने शिकायत की है। बिल्कुल ठीक है। 1.25 साल बाद आपको ये कैसे पता चला ये सारे नियम कानून तोड़ के? चलिए पवन जी, पवन दुग्गल जी आपके पास आ रहा हूं। स्वागत है आपका पवन जी। पवन जी, दुनिया छोटी हो रही है, इंटरनेट से दुनिया जुड़ती जा रही है, शहर गांव सब जुड़ रहे हैं, सारे देश जुड़ रहे हैं और लगातार एक बटन दबाने से हमें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन पवन जी, ये भी पता चल गया इस घटना के बाद ये टैक्सी सर्विस सारे नियम कानून तोड़ के चल रही थी। इससे ये भी पता लग गया हम लोग कितने अनप्रिपेयर्ड हैं इस ऑनलाइन रेवोल्यूशन के लिए। पवन जी देखिए, आज की तारीख में हमें प्रिपेयर्डनेस तो छोड़िए, आभास भी नहीं है कि हम इस तरह की चुनौतियों को किस तरीके से डील करेंगे, क्योंकि हमारा कानून चुप्पी साधे हुए है। अगर आप इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज की बात करें तो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून बिल्कुल चुप्पी साधे है, कोई प्रावधान नहीं है। और जब इस तरह की सर्विसेज लोग भारतवर्ष में भारतीय उपभोक्ताओं को टारगेट करते हैं और भारतीय कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, तो लाजमी सी एक्सपेक्टेशन है कि उनको भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। लेकिन कानून ही जब चुप हो तब सवाल होता है कि क्या पालन किया जाए। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मनन करने की आवश्यकता है और आप एक नेशनल पॉलिसी लेकर आए। अब आपने बैन तो कर दिया है, अब आप ये बताइए कि आपके पास क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं इस तरह के बैन को इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको पुलिस करने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में लोगों की जो स्मार्टफोन्स हैं उनके ऊपर जो मोबाइल ऐप्स हैं अभी भी जिंदा हैं, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी ऑर्डरिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी छत लीक हो रही है तो हम बैंडेड केवल ना लगाएं, उसके लिए कोई सीरियस जो सोल्यूशन है उसको ढूंढे और एक राष्ट्रीय पॉलिसी लेकर आए। बिकॉज बहुत सारे इस तरह के प्लेयर जो हैं भारत के बाहर स्थित हैं और उनको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भारत में जो आईटी एक्ट है वो मेजॉरिटी कंपनीज बिल्कुल भी कंप्लाई नहीं करती हैं और उसका लगातार उल्लंघन करती रहती हैं और ये कानून एक अपंग कानून होने के नाते बस एक स्पेक्टेटर बना रह जाता है। ठीक है, जीवीएल जवाब दीजिए। जीवीएल, नरेंद्र मोदी तो बार बार कहते हैं मेक इन इंडिया के तहत ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान में और लाएंगे। जो विदेशी कंपनियां बाहर से आना चाहती हैं वो आए, उनको बहुत आसानी से सब कुछ तैयार मिल जाएगा। लेकिन कितनी गंभीर चुनौती है आपके सामने ये भी इससे साबित हो जाता है कि कोई कानून नहीं होगा तो ये हाल होगा। इस तरह से बिना वेरिफिकेशन के, बिना बैकग्राउंड चेक के, और खासतौर से विदेशी कंपनियां इसमें माहिर हैं। अमेरिका में कोई ड्राइवर रखना होता है उसका 7 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाता है और हिंदुस्तान में कैसा वेरिफिकेशन हुआ हमने देखा है। जीवीएल मानक जी, आप जो कह रहे हैं मैं और पवन दुग्गल जो कह रहे हैं वो तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, तो इसलिए मैं उससे कोई बहस नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा था, पहले अपने पर्सनल असेसमेंट में बता रहा हूं, लग रहा था कि क्योंकि सर्विस भारत में दिया जा रहा है, भारत की सर्विस प्रोवाइडर भी, लोकल सर्विस प्रोवाइडर भी भारत की है, तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग कानून है वही काफी है इसको स्ट्रीमलाइन करने में, रेगुलेट करने में। लेकिन जैसा पवन जी कह रहे हैं वैसे इस तरह की कोई कानून में कोई बदलाव करने की, कोई रूल्स में बदलाव करने की जब आवश्यकता हो तो बिल्कुल पूरी तरह बहुत तेजी से इस पे करेंगे, क्योंकि एक तरफ बैन लगाया गया दिल्ली और एनसीआर रीजन में। जीवीएल इससे ये पता लगता है। जीवीएल, एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, नहीं हो, लेकिन इनको रेगुलेट करना बिल्कुल जरूरत है। जो सर्विस प्रोवाइडर भारत में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो,
और इनकी अकाउंटेबिलिटी भारत में ना हो, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए यदि एग्जिस्टिंग कानून के तहत इसको कंट्रोल किया जाता है, वेल एंड गुड है। यदि इसमें बदलाव करना है, जैसा पवन जी कह रहे, तो मैं समझता हूं ये बहुत जल्दी इस पे परिवर्तन करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जरूरत है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जीवीएल। अगर कानून बदलने की जरूरत है तो बदलेंगे, लेकिन लोग सिर्फ एक बात कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि कानून बदलने की जरूरत हमें तभी क्यों महसूस होती है जब कोई घटना हो जाती है। हम 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे क्यों नहीं देख सकते। खबर यह है कि दिल्ली में ही एक बस में एक छेड़छाड़ की घटना हुई है कश्मीरी गेट पर, और लड़की ने बस से उतरते ही पुलिस को फोन किया। हरियाणा रोडवेज की बस थी और उन दोनों के दोनों लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जीवीएल नरसिम्हा, आप सुन रहे हैं, बस में छेड़छाड़ हुई है, तो क्या बस भी बंद कर देंगे दिल्ली में अब, क्योंकि आपने टैक्सी बंद कर दी है? मानक जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारे टैक्सी सर्विसेज को न ही बंद किए गए हैं, वो सिर्फ वो इंटरनेट बेस्ड टैक्सी सर्विसेज है जो अनऑथराइज्ड है, वो सिर्फ उन्हीं को बंद किया गया। वो भी जो जब तक वो पूरी तरह अपने आप को रेगुलेट नहीं करेंगे, अपने आप लाइसेंस नहीं लेंगे, तब तक ही ये बैन लागू होगा। ठीक है। सभी सर्विसेज, इवन इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज भी बाद में चल सकते हैं। ठीक है। और जो घटना आप बता रहे हैं, मैं समझता हूं पुलिस में इस तरह का दबाव रहने से, मैं समझता हूं मीडिया भी बहुत प्रभावी तरीके से इसको मामले को। ठीक है, एक और सवाल मैं उठा रहा हूं, इस पर है, ये होना भी एक और सवाल उठा रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक और सवाल उठा रहा हूं। सवाल यह कि इस घटना के लिए जो सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? शोभा ओझा, आपके हिसाब से कौन कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? देखिए, कुल मिला के सरकार की जिम्मेवारी है कि वो महिलाओं को और इस देश के नागरिकों को सुरक्षा दे। जो लोग विपक्ष में रहते हुए शोर मचा रहे थे, जो मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और लाल किले से कहा था, महिलाओं से वादा किया था सुरक्षा का, अब मोदी जी अपनी सरकार से मंत्री नहीं हटा पा रहे हैं। और कुल मिला के जिस तेजी से महिला अत्याचार दिल्ली में उनके नाक के नीचे, जहां केंद्र के अंतर्गत आता है दिल्ली का शासन प्रशासन, पुलिस, तो वहां ही वो अत्याचार और रेप नहीं कम कर पा रहे हैं। जो ऐसा लग रहा है शोभा ओझा, जैसे मध्य प्रदेश, शोभा जी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे शोभा जी, ऐसा लग रहा है कांग्रेस की सरकार के दौरान महिला सुरक्षा को बीजेपी ने जिस तरह मुद्दा बनाया था, उसे खूब भुनाया था, आप भी सिर्फ वो बदला लेने के लिए, उनको उन्हीं की दवा चखाने के लिए मुद्दा उठा रही हैं। आपको भी पता है की बात नहीं, कतई नहीं। मैं चाहती हूँ कि इस बात का एहसास बीजेपी को हो। जिम्मेदार सरकार, सिर्फ सरकार जिम्मेदार है आपके हिसाब से? बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया था। अब सरकार चुप क्यों है? अब मोदी जी का कोई स्टेटमेंट महिला सुरक्षा को लेके क्यों नहीं आ रहा है? अब वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? प्रश्न ये है। और जो वादा उन्होंने किया था मानक जी, सुरक्षा देना का, उस वादे की धज्जियां क्यों उड़ रही है? आज प्रश्न ये है। अच्छा ठीक है, जीवीएल, जिस प्रकार की संवेदनशीलता ये सरकार ने दिखाई है, जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार जो रिंग कंपनी है उनके खिलाफ आप कतई नहीं कह सकते ये सरकार एक सेकंड ऋचा जी बोल रही है, एक सेकंड जीवीएल, एक सेकंड जीवीएल, एक सेकंड शोभा जी, एक सेकंड। संवेदनशीलता क्या ये जीवीएल, एक सेकंड ऋचा जी बोल रही है, एक सेकंड जीवीएल, एक सेकंड ऋचा जी बोल रही है, एक सेकंड ऋचा जी बोल रही है, बयान करें, सुन लीजिए ऋचा जी बोल रही है। संवेदनशीलता अरुण जेटली जी ने दिखाई ये कह के कि भाई आप लोग इस तरह के मुद्दों को बार बार उठाएंगे तो हमारा टूरिज्म रेवेन्यू लॉस होगा। संवेदनशीलता हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर जी ने दिखाई ये कह के कि लड़कियों को कपड़े ठीक से पहनने चाहिए। सोमनाथ भारती ने दिखाई, हरियाणा पे जाएंगे तो फंस जाएंगे, हरियाणा पे मत जाइए। आधी रात को जाकर संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी के वो एमपीज दिखा रहे हैं जो कि बलात्कार के केसेस में हैं और फिर भी अभी भी एमपी हैं। अच्छा ठीक है जीवीएल, बहुत बड़े सम्मान, ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव का ही नतीजा है। एक सेकंड महिलाओं पे दिल्ली में। अच्छा शोभा जी, एक सेकंड रुक जाइए, मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं फिर से। एक सेकंड संजय जी, मुद्दे पे आ रहा हूं फिर से। जीवीएल, मुद्दा ये, जो कंपनी अमेरिका से चलती है
हिंदुस्तान के 10 शहरों में अपना कारोबार चला रही है, एक शहर में सिर्फ 3 एम्प्लॉय रखती है, ऑफिस भी ऐसा होटल के कमरों में। उनको पकड़ने के लिए तीनों एम्प्लॉइज को, पुलिस को पसीने छूट जाते हैं। अब इन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई आप कैसे करेंगे जीवीएल? बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। नहीं, लेकिन चुनौती है, मैं मानता हूं, बट लेकिन ये सरकार इस मामले को बहुत गंभीर से लिया हुआ है, तो इसलिए न सिर्फ इस केस का ये अपराधी को वैसे ही जेल में बंद है, वो उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा जब तक उनकी सजा नहीं होगी, ये सरकार चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन सिर्फ इस केस में आप रुक जाइए, आप जब आपको मौका मिलेगा बोलिएगा, बीच में मत बोलिए। आप मुझे मौका नहीं देंगे, मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं दे रहा हूँ, अभी तक मैं नहीं मौका दिया ही नहीं। मौका दे रहे हैं, आप रुक जाइए, एक एक करके। आप बोलिए जीवीएल, आप बोलिए, आप रुक जाइए, बोलिए जीवीएल, बोलिए। आप अमेरिका की उस कंपनी को सजा कैसे दिलवाएंगे जिसकी जिम्मेदारी बराबर की है इस घटना में? अब देखिए, इसमें कानूनी तहत उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया आज ही, तो उसके खिलाफ कानूनी तहत जो भी कार्रवाई हो सकती है ये बिल्कुल करेंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की कमी है, क्योंकि ये नेचर ऑफ सर्विस ऐसा है, तो अब इसको रेगुलेट करने के बाद ऐसा कोई परिस्थिति दोबारा ना हो किसी एक महिला के साथ, किसी एक पुरुष के साथ। आपको लगता है? किसी प्रकार ठीक है जीवीएल, ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपका। इस कंपनी को ठीक है, इस प्रकार इसको अकाउंटेबल बनाना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इस सर्विसेज को जनता के तहत अकाउंटेबल बनाना है। ठीक है जीवीएल, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। आपको ऋचा जी लग रहा है जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका की कंपनी हो चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान का कानून है, सजा दिलाकर रहेंगे। आपको यकीन होता है? मुझे तो नहीं यकीन हो रहा है। और एक बार जिस तरह ये बोल रहे हैं ऐसा कि हमें करना है, कराना है, कराएंगे, बोलिए आपको करना है, आप कराएंगे क्या सेंट्रल में नहीं कराना है बोल रहे हैं, कोई और कराएगा ऐसा लग रहा है। नहीं कराएंगे क्या? यहाँ एक पॉइंट आपको मैं बताना चाह रही हूँ, बहुत देर से बोलना चाह रही थी इस बारे में कि 4 अगस्त को हमारे एक वॉलंटियर ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास इन्हीं रेडियो सर्विसेज वाली जो टैक्सीज हैं उसके अगेंस्ट जाके बताया, पर्सनली मिले और बताया कि उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए। 4 अगस्त को आज हमने ये चीज मीडिया के साथ भी शेयर की थी, आज हमें पता चली। तो 4 अगस्त को हमने ये बताया, उस पर कुछ हुआ नहीं। और ये मतलब ये सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं हुआ, कितना समय आपको लगेगा होलिस्टिक एंड टू एंड। ये 4 अगस्त वाला ब्रह्म ज्ञान आपको इसी साल अगस्त में क्यों हुआ? आपको जब हमारे तब क्यों नहीं हुआ जब आपकी 49 दिन की सरकार, एक इंडिपेंडेंट वॉलंटियर ने, हाँ, जब उनको पता चला, उन्होंने उसकी इन डेप्थ एनालिसिस की। देखिए, आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हम लोग जाते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर हम चुप हो जाएं, क्वेश्चन पूछने वाला सरकार में रहकर भी क्वेश्चन ही पूछते हैं। नहीं, सरकार में रहते हैं तो हम काम भी करते हैं। हमने जितना काम किया है ये 12 साल में नहीं कर सकते, इसकी मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। अच्छा, मैं एक आपसे यहाँ मैंने कहा यहाँ पर किसी की हत्या होती है, हत्या किस चीज की होती है? हत्या उसके सम्मान की होती है, उसकी असमत की होती है। और मैंने कहा सारी तीनों राजनीतिक पार्टियां उसका तमाशा बना के अपने वोट बैंकों की राजनीति करती है। मुझे इस बात में बड़ा दुख है। आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि किसी लड़की की असमत लुटी है, आप उसके बारे में तो सोचते नहीं है। सब अपने वोट बैंकों की राजनीति करते हैं। एक बात, दूसरी बात है, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। दूसरी बात, अगर जो फैसला किया जाए उबर कैब पे, वो लोगों को भ्रमित ना किया जाए। राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि वो टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं कर रही है। जो एक हमारा लॉ बनता है, इसका मतलब कानून तोड़ रही है तो सम्मान कानून का नहीं करेंगे तो क्या? इसका मतलब ट्रेन का मुद्दा, अरे ट्रेन एक अलग चीज है, एक चीज वो कानून की प्रक्रिया से गुजर ही नहीं रही है, उसने कानून की प्रक्रिया को पूरा नहीं करा है, तो उसको तो बंद करने का अधिकार है, उसको सही बंद करना। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि दिल्ली में नहीं, इसको ऑल ओवर इंडिया में बंद करना चाहिए। वो यही कहा है उन्होंने सारी राज्य सरकारों को ये कहा है कि इंटरनेट बेस्ड जितनी भी टैक्सी सर्विस है, बिल्कुल कोई बैन करने के बारे में सोचना चाहिए। संजय जी ये बताइए, हाँ जी, आप जब अपने यहाँ देखते हैं टैक्सी ड्राइवर, उनका कैसा बैकग्राउंड चेक होता है? क्योंकि इस केस में हमने देखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 बातें बता दूं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस आदमी ने जो पेश किया था ये नौकरी पाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, पुलिस बता रही है कि वो शायद नकली था। हाँ जी, हाँ जी। आपके यहाँ कैसा होता है ये सर ड्राइवर से? देखो, पहली बात तो इसमें मैं कैटेगरी से अलग अलग कर दूं। रेडियो टैक्सी अलग है, DLY गाड़ियां ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट अलग होती हैं, DLT टैक्सी अलग होती है। इनकी अलग अलग मापदंड होते हैं, इनकी अलग अलग प्रक्रिया होती है, किस तरीके से खरीदी जाती है गाड़ियां। अगर किसी को रेडियो टैक्सी खरीदनी है, 500 गाड़ियां एक साथ लेते हैं, है ना, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें डैशबोर्ड पे मीटर लगा होता है, उसमें उसका फ्रंट शीशे पे उसकी पूरी तस्वीर होती है। मतलब वो सेफ मानते हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन उबर कैब में तो फॉलो भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें ना तो GPRS सिस्टम लगा था और वो मिस यूज कर रहे। पवन दुग्गल आ गया हमारे साथ। ठीक है पवन जी,
पवन जी, सवाल वही है, अमेरिका की एक कंपनी हिंदुस्तान में कारोबार चला रही है, लेकिन यहां पर मिनिमम प्रेजेंस है, हिंदुस्तानियों को ही नौकरी पे रखा हुआ है, मिनिमम प्रेजेंस यहां पर है, और आप कह रहे हैं कि हमारा कानून एकदम बेकार है इसको डील करने के लिए। ऐसे में अगर अमेरिकी कंपनी उबर को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, कैसे लेंगे? देखिए, इस केस में अगर इस अमेरिकी कंपनी के बरखिलाफ हम एक्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उबर कंपनी जो है ये भारत के साइबर लॉ के तहत एक बिचौली है, एक इंटरमीडियरी कंपनी है, और हमारे यहां धारा 79 आईटी एक्ट है जो स्पष्ट तौर पर कहता है कि प्रत्येक इंटरमीडियरी, चाहे वो भारत में हो या चाहे भारत के बाहर हो, अगर वो भारत में स्थित नेटवर्क्स पर अपनी सर्विसेज को टारगेट कर रहा है, भारत के उपभोक्ताओं को टारगेट कर रहा है, तब उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो भारतीय कानून का पालन करे, ड्यू डिलिजेंस और सावधानी बरते जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज का निर्वाह कर रहा है। अब इस केस में क्योंकि वायलेशन हुआ है और ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं हुआ है, तो इंटरमीडियरी लायबिलिटी के तौर पर यूबर कंपनी के बरखिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है एज अ को अक्यूज्ड, क्योंकि उनको साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या कंप्लायंसेस। अच्छा, एक बात बताइए पवन जी, एक बात बताइए, भारत का आईटी एक्ट तो इतना विशाल है। पवन जी, एक बात बताइए, क्या सिर्फ हिंदुस्तान में इस कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, या जो बड़े बड़े अधिकारी इनके अमेरिका में बैठे हैं, वहां से बैठकर दुनिया भर में ये कारोबार चला रहे हैं, जिनके बनाए हुए नियम हिंदुस्तान में लागू किए गए इस कंपनी की सर्विसेज में, उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? यूनियन कार्बाइड हमको याद है, चेयरमैन तक मुकदमा गया था। आपको लगता है कि इस केस में भी होना चाहिए? देखिए, इस केस में स्पष्ट कानून कहता है कि अगर उल्लंघन करने वाली कोई लीगल एंटिटी कंपनी है तो उसकी जितने भी टॉप मैनेजमेंट वाले लोग हैं, जो उसकी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जिम्मेवार हैं, वो भी कानून में उतने ही अक्यूज्ड हैं, उतने ही गिल्टी हैं ऑफ सच एन ऑफेंस। ऑफ कोर्स उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनको बाहर निकलने का रास्ता कानून देता है। अगर ये टॉप मैनेजमेंट साबित कर सके कि उसे किसी प्रकार के कॉन्ट्रवेंशन की जानकारी नहीं थी, या उसने तमाम सारे ड्यू डिलिजेंस के कदम उठाए और उसके बावजूद भी वो कानून के उल्लंघन को रोक ना सकी, तब तो उनको लायबिलिटी से बाहर जाने का रास्ता है, वरना उनकी पूरी लायबिलिटी आईटी एक्ट में बनती है। ठीक है, शोभा जी ये बताइए, हमने ये देखा है कि इस शख्स ने इस केस में अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था कंपनी को, जो दिल्ली पुलिस से साइन किया हुआ था। पुलिस कह रही है नकली है वो, जबकि ये पहले भी जेल जा चुका है उसी तरह के केस में। क्या लग रहा है शोभा जी, किसकी वजह से ये हुआ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए तो भी हाथों हाथ मिल जाता है? देखिए, कानून का कोई डर इस देश में बचा है क्या, मुझे ये बताइए। जब मंत्री, रकूबदार लोग, पैसे वाले लोग, सब कुछ चाहे रेप करें चाहे कुछ करें, वो मंत्री पद पे बने रहते हैं, तो जब सरकार ऊपर ये करेगी तो नीचे तो साफ मैसेज यही जाएगा कि आपके पास पैसा है, पैसा देके आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास ताकत है, आप ताकत से कुछ भी खरीद सकते हो। तो इस देश में कुल मिला के सरकार का मैसेज यही जा रहा है कि आप 6 महीने से जा रहा है या कई सालों से जा रहा है, ये भी बता दीजिए शोभा जी। आप अपराध करके देखिए 6 महीने से तो पुख्ता जा रहा है, क्योंकि मंत्री ही, जब पुलिस, राजस्थान पुलिस ढूंढ रही है मंत्री को रेप केस में, मंत्री को जवाब दीजिए, तो क्या मैसेज जाएगा नीचे? मैसेज तो साफ जा रहा है कि आप कुछ भी करिए। ये केस के बारे में मैंने बिल्कुल कई बार चर्चा कर चुका हूँ। ये बेबुनियाद है, ये केस में कोई दम नहीं है। वो आदमी, वो जो आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार, शोभा जी, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आपके पुलिस, कांग्रेस पार्टी के सरकार के पुलिस, कांग्रेस के सत्ता, क्या निहाल चंद को राजस्थान की पुलिस? मैं जवाब देता हूँ, आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनने की हिम्मत रखेंगे, मैं बोलूंगा आपको। मानक जी, इनको बोलिए सुनने के लिए। राजस्थान के अशोक गहलोत, शोभा जी जवाब तो सुन लीजिए। जीवीएल, शोभा जी जवाब सुन लीजिए। 3 बार शोभा जी जवाब सुन लीजिए। जवाब नहीं सुनना चाहती है? हाँ बोलिए जीवीएल, जल्दी से ब्रेक लेना है। झूठ सुनना चाहते हैं? हाँ बोलिए, जल्दी से ब्रेक लेना है। आप देखिए, राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार इस मामले पे पूरी 2 बार जांच कर चुकी है, और राजस्थान पुलिस गहलोत सरकार के तहत उन्होंने कोर्ट को 2 बार सबमिट किया है। अभी आप फिलहाल आज की तारीख की बात करिए। वो ये निहाल, ठीक है ठीक है, दोनों के पुराने पॉइंट है, वही पॉइंट है, लेकिन जीवीएल ठीक है, मुद्दा आज ये नहीं है। जीवीएल एक सेकंड, शोभा जी एक सेकंड, शोभा जी, रिचा जी कुछ कह रही है। शोभा जी सुन लीजिए एक सेकंड, रिचा जी।
मानस, देखिए यहाँ अब बात महिलाओं की सुरक्षा की है कि दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी सेफ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि होलिस्टिक एंड टू एंड चीजों को हम इंटीग्रेट करें, जिसमें आईटी, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, हर चीज उसमें आए। और हमने जैसे आज एक दिल्ली में युवती के साथ चलती बस में युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो देखिए यहाँ सिर्फ एक उबर कैब की बात नहीं है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? बात सुन लीजिए, यहाँ सिर्फ उबर कैब की बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि हम एक होलिस्टिक कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज बचना चाह रही हैं, सिर्फ लिप सर्विस देना चाह रही हैं, या वो डीप में जाके स्टडी करती हैं और आके एक प्रपोज एक देती हैं? चलिए ठीक है, अभी हमने जैसे ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जैसे बस मार्शल्स का हमने कॉन्सेप्ट बोला है कि हर बस में मार्शल होना चाहिए ताकि किसी भी युवती के साथ बस में छेड़छाड़ नहीं हो। सीसीटीवी आप भी उसी तरह की बात कर रहे हैं ऋचा जी। के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ राजनीतिकरण करना चाहते हैं और दर्शकों को सिर्फ, क्योंकि दर्शक नहीं देखने में इंटरेस्टेड होंगे, उन्हें ये पता है कि यहाँ राजनीति हो रही है। हम यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जो हमारे पवन जी हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकारों को इंटीग्रेटेड पॉलिसी के बारे में सोल्यूशन की बात होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी उस पर काम कर रही है। सोल्यूशन की भी बात हो रही है, सोल्यूशन की भी बात हो रही है। शोभा जी भी कह रही है सोल्यूशन क्या हो सकता है, जीवीएल भी कह रहे हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है, संजय जी भी कह रहे हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है। यहाँ पे तो सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीवीएल नरसिम्हा, शोभा ओझा, पवन दुग्गल, यहाँ संजय सम्राट और ऋचा जी मेरे साथ हैं। ऋचा जी, ब्रेक से पहले आप ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी सॉल्यूशंस की बात करना चाह रही है, बाकी सब भी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इलेक्शन आ गए इसीलिए इस मुद्दे पर इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है दिल्ली में, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और घटना दिल्ली की है। देखिए, सही है? सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं है, परंतु ये बहुत बड़ी हकीकत है। हमने 10,000 महिलाओं से अभी पिछले 1 महीने में बात की है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो महिलाओं को है, सब्जी लेने जाती हैं तो माताएं जो हैं अपने शॉल को ओढ़ के गड़े में जाती हैं कि मंगलसूत्र कोई ना छीने, क्योंकि लड़कों को ये पता है कि कोई भी आवारा लड़का झपट के लेके चला जाएगा, पुलिस वाला नहीं। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट, जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री की होती है। आधी दिल्ली पुलिस को ट्रैफिक पुलिस में कन्वर्ट कर दिया गया, नीली पैंट सफेद कमीज पहना के खड़े कर देते हैं सवेरे सवेरे। मेरे को बड़ी हैरत होती है कि यहाँ की जो न्याय प्रक्रिया है वो भी अजीब है। 15 साल पुरानी गाड़ी हटा देंगे, है हेलमेट पहनाना स्टार्ट कर दिया, तो इससे हटके उस कानून व्यवस्था। चलिए ठीक है संजय जी, आपकी अपनी राय। क्लोजिंग कमेंट पवन जी आपको दे रहा हूं मैं। पवन दुग्गल, आपको क्या लगता है? पवन जी, आप कह रहे थे कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों को भी हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, आपको यकीन है? वाकई आपको लगता है? 30 सेकंड दे रहा हूं पवन जी, आपको लगता है? जी, मुझे लगता है कि तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईटी एक्ट के विभिन्न सेक्शनों का जो है उल्लंघन हुआ है, इसलिए ऊपर केस दर्ज होके प्रॉपर एक एग्जाम्पलरी आपको एक मैसेज देना है। बट जो आगे भविष्य जाने वाली बात है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतवर्ष को एक राष्ट्रीय पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को किस तरीके से रेगुलेट करें, और भारतीय आईटी एक्ट और आईटी रूल्स का आपको पुनः से संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल, समय गुजर गया है, नई चुनौतियां हैं, उसको डील करने के लिए नए प्रावधानों की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसी नोट पर खत्म कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाल।